हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर समुच्चय सेट्स इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम समुच्चय की परिभाषा आपको बताएंगे। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय क्या है और समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको निरूपित कैसे करते हैं, इस बात का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करते हैं। अर्थात ये वीडियो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन टाइप होगा। ओके, तो बच्चों समुच्चय की शुरुआत, इसका अध्ययन सबसे पहले जर्मन के गणितज्ञ के जॉर्ज कैंटर ने शुरू किया था। तो आइए इन्होंने कैसे शुरुआत किया, क्या इनका सोच था, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो समुच्चय को जानने से पहले हम थोड़ा सा समूह या संग्रह के बारे में डिस्कशन करते हैं। समूह या संग्रह, जैसे आप कुछ वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं, करते हैं, कुछ वस्तुओं का समूह इकट्ठा करना हो, जैसे वो अंकों का समूह हो सकता है या फिर किसी वस्तुओं का भी समूह हो सकता है। सपोज दैट हम अंकों के समूह के बारे में बात करते हैं। एक इस तरह से हम समूह का डिस्कशन करते हैं। आपसे कहा जाए, जैसे मान लो एक क्लास है, हम किसी एक स्टूडेंट को खड़ा किए, हम बोले कि आप 1 से 10 के बीच की किन्हीं 3 प्राकृतिक संख्याओं को बताइए। सपोज दैट उसने बताया 2, 5, 9। हमारा प्रश्न क्या था, हम बोल रहे हैं 1 से 10 के बीच की किन्हीं 3 प्राकृतिक संख्याओं को बताइए। सपोज दैट ये कोई स्टूडेंट ए है, उसका जवाब ये है। कोई स्टूडेंट बी इस तरह से है, उसने बोला कि 3, 6, 8। जवाब तो सही होगा आपका। हमारा प्रश्न बस इतना ही था, 1 से 10 के बीच की किन्हीं 3 प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो पहले स्टूडेंट ने बोला 2, 5, 9, दूसरे स्टूडेंट ने बोला 3, 6, 8। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब हमारा एक दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है, हम उन्हीं बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि आप 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं को बताइए। तो पहला स्टूडेंट बोल रहा है 2, 3, 5, 7। 1 से 10 के बीच में ये अभाज्य संख्या है। तो दूसरा स्टूडेंट भी यही बोल रहा है 2, 3, 5, 7। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है, इसमें इन दोनों का जवाब अलग अलग है और शायद कोई तीसरा स्टूडेंट भी बोले तो ये अलग जवाब दे सकता है कोई भी, लेकिन इसमें शायद तीसरा भी स्टूडेंट बोलता है तो फिर यही जवाब आएगा, क्योंकि 1 से 10 के बीच में यही 4 अभाज्य संख्याएं होती है। तो बच्चों यहाँ 2 तरह का संग्रह, अंकों का समूह, अंकों का संग्रह 2 तरह का हो गया। एक संग्रह ऐसा हो गया जिसमें जितने भी व्यक्ति बोल रहे हैं सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, और एक कोई भी बोल रहा है सबका आंसर एक टाइप में आएगा। तो ऐसा संग्रह या ऐसा समूह जो हर व्यक्ति के लिए सेम हो, उसे कहते हैं वो परिभाषित है। ये संग्रह परिभाषित है। तो ऐसे वस्तुओं के परिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। ये हम कहेंगे ये अंकों का समुच्चय है, ये अंकों का समुच्चय नहीं है, जो डिफाइन नहीं है, वो कलेक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कलेक्शन, ऐसा संग्रह जो परिभाषित हो, तो परिभाषित संग्रह को ही हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। तो यह परिभाषा ऐसा बन गया, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो इसको आप ऐसा इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये समुच्चय का डेफिनेशन दीजिए, तो आप डेफिनेशन ये देंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय का। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, कोई पूछ सकता है कि कब वस्तुओं का संग्रह सुपरिभाषित होगा, तो आप बोलेंगे उस संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं जिसमें क्या है हम ये बता सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या अवयव है, इसको हम बता सकते हैं। तो अब इस आधार पर ये अंकों का समुच्चय हो गया। इसको निरूपित करने के लिए हमारा काम ये होगा, इसको मझोले कोष्ठक के अंदर बंद करते हैं और इन सभी अंकों को हम कामा लगाकर अलग अलग करते हैं। तो ये नोटेशन जो होगा समुच्चय का मतलब निरूपण हो गया, ये
नोटेशन ऐसे होगा और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए से लिख सकते हैं या बी से लिख सकते हैं। तो ये समुच्चय को निरूपित करने का मेथड ये हो गया। समुच्चय को हम ऐसे निरूपित करते हैं, इन्हें बोलेंगे 1 2 3 5 7 क्या है, इस समुच्चय के अवयव हैं, एलिमेंट हैं। 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, इसको नोट कर देंगे ऐसे, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या 4 है? नहीं है, इसको लिखेंगे 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अगर इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं दिख रहा है तो उसको हम इस संकेतन के द्वारा लिखेंगे, अगर इसमें दिखता है तो इस संकेतन के द्वारा लिख सकते हैं। अब आपसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह कलेक्शन करना हो तो किसी से भी पूछा जाए तो शायद सबका जवाब होगा ए ई आई ओ यू। तो हर व्यक्ति यही जवाब देंगे, इसका मतलब ये संग्रह क्या है, परिभाषित संग्रह है। तो फिर ए ई आई ओ यू को अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो समुच्चय संग्रह होगा उसे हम समुच्चय नाम दे सकते हैं। तो समुच्चय क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय बनाते समय हमें एक चीज का और ध्यान देना होगा। तो जैसे मान लीजिए हम ये बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाइए, तो क्या बोलेंगे आप ऐसे मझोले कोष्ठक में लिखोगे ए ई आई ओ यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिख सकते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान देंगे आप, इनके अवयवों का ऑर्डर, इसका क्रम का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे जवाब देते हैं ए आई ओ ई यू, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम एक ही बात है, ये समुच्चय इस समुच्चय के ही बराबर है। और किसी भी समुच्चय में जैसे मान लो हम लिखते हैं 2 4 9, फिर यहाँ 2 ही लिखे, यहाँ फिर 2 ही लिखे 3, तो किसी एक समुच्चय में किसी एक ही अवयव को हम कई बार नहीं लिखते हैं। अगर लिखा भी गया है तो इस समुच्चय को हम 2 4 9 और 3 ही समझना है। ओके, किसी एक ही अवयव को हम कई बार नहीं लिखेंगे। अगर इसमें पूछा जाए इस समुच्चय में कितने अवयव हैं तो आप 1 2 3 4 अवयव ही बोलेंगे। 4 एलिमेंट है केवल, इसमें तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन कोई मतलब नहीं, इसमें केवल कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो समुच्चय क्या है, समुच्चय को कैसे लिखेंगे हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। समुच्चय को हम मझोले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और समुच्चय को हम बड़े अक्षरों से प्रकट करते हैं। और ये संकेतन अगर ये अवयव इसमें ए में है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो इसे लिखेंगे इस प्रकार। अब समुच्चय का निरूपण थोड़ा सा और हम आते हैं। जैसे अगर हम इस सेट की ही बात करें, इस सेट ए आपके सामने है, यहाँ सेट ए, ये क्या बनाए थे, आप कैसे बनाए? इस सेट ए कहाँ से लिखे थे, हम ऐसे बोले थे कि 1 से 10 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना था, सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह करना था। तो बाद में वह संग्रह चूंकि परिभाषित हो गया, इसलिए उसको हम समुच्चय नाम दिए। तो इसी बात को अगर हम ऐसे लिखें 2 3 5 7, एक मेथड ये हो गया। और इसी सेट को अगर हम ऐसे लिखें जनरली, यहाँ एक यक्ष एलिमेंट शो करते हैं और इनके गुणों को इसमें हम प्रकट करते हैं। ये सब क्या है, हम लिखते हैं यक्ष क्या है, 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो वो अंडरस्टूड है 1 से 10 के बीच की जो प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 3 5 7 ही होती है। तो इन सेम बात एक ही है, एक ही समुच्चय को हम 2 विधियों से लिख रहे हैं। इसमें क्या किए हम, इस मेथड में हम ऐसे किए हैं कि उस समुच्चय के सभी अवयवों को शो किए हैं, और इस मेथड में क्या किए हैं, उन सभी अवयवों को नहीं लिखे हैं, उन अवयवों के गुणधर्मों को लिखे हैं। तो बच्चों ये जो नोटेशन है, समुच्चय का जो निरूपण है, ये 2 विधियां हैं। तो एक विधि जो पहला वाला मेथड है उसे हम पढ़ेंगे ऐसे, इस मेथड से जब लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं सारणीयन। क्या बोलते हैं, सारणीयन विधि। सारणीयन कहें या फिर रोस्टर या टेबुलर मेथड। तो रोस्टर विधि क्या है,
जब किसी समुच्चय का निरूपण हम इस ढंग से करते हैं, उनमें उसके सभी अवयवों को दर्शाते हैं, तो उस मेथड को हम बोलेंगे, उस लिखने के तरीके को बोलेंगे, उस विधि को बोलेंगे, ये सारणीय विधि से समुच्चय का निरूपण किया गया है। दूसरा मेथड, अगर किसी समुच्चय के अवयवों को हम नहीं शो करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, इनके गुणों का वर्णन करते हैं, तो इस विधि को हम बोलते हैं नियम या निर्माण या गुण विधि या गुण विधि। तो इस समुच्चय को जो 1 2 3 5 7 है, इसका निर्माण विधि का नोटेशन निरूपण ये होगा और ये आपका रोस्टर विधि होगा। तो बच्चों ये डेफिनेशन लिखने को कभी कभी आता है कि सारणीय या रोस्टर विधि क्या है, तो आप बोलेंगे सारणीय विधि क्या है, जब किसी समुच्चय का निरूपण करते समय हम उन समुच्चय के सभी अवयवों को दर्शाते हैं, तो वह विधि क्या कहलाता है, सारणीय विधि। और यदि किसी समुच्चय का निरूपण लिखते समय हम केवल उनके गुणों का वर्णन करते हैं, तो वह विधि क्या कहलाएगा, नियम या निर्माण विधि। ओके, तो ये सब डिफिनेशन है आपका, इन परिभाषाओं पर ही आधारित हमारा एक्सरसाइज 1.1 होगा। यहाँ हम थोड़ा सा सारणीय और नियम विधि पर आधारित कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, उसको थोड़ा सा देख लें आप। जैसे मान लीजिए आपसे ये बोल दिया जाए, पहला एग्जाम्पल, एक समीकरण दे रहे हैं x² + 5x + 6 = 0। इस समीकरण के हल को सारणीय विधि से लिखिए। तो आप इस समीकरण का हल कर लो। इसका हल करना आप जानते हैं, इसको फैक्टर करके कक्षा 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व कर 3 × 6 3 × 5 को खंड करके करते हैं। x² + 2x + 3x + 6 = 0। 2 3 6 2 3 5, x कॉमन लेते हैं तो x + 2, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x + 2 = 0। तो x + 2 एंड x + 3 ऐसे होगा। इसका सॉल्यूशन आ रहा है x = -2 एंड -3। तो इसके समुच्चय को कैसे हम निरूपित करेंगे, सारणीय विधि से लिखना होगा, तो -2 एंड -3। तो इसके सॉल्यूशन को हम ये सारणीय विधि से ऐसे लिखेंगे। इसके सॉल्यूशन को अगर नियम विधि से लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे, x सच है, x क्या है, x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का हल है। तो देखो बात एक ही है, ये बात जो लिखे हैं वही बात ये भी लिख रहे हैं आप। तो इसमें क्या कर रहे हैं, उन सभी अवयवों को आप दर्शाए हो, और इसमें क्या किए, ये क्या है, इनके गुणों का वर्णन किया गया है कि वह इस समुच्चय के सॉल्यूशन है, सॉरी इस समीकरण के हल है। तो एक ही सेट को यहाँ सारणीय विधि से लिखे हैं और यहाँ क्या किए हम नियम या निर्माण विधि से लिखे हैं। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। इस पर एक एग्जाम्पल और आपको हम समझाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का मेरा अगला वीडियो आएगा। अब जरा आप इस समुच्चय पर विचार करेंगे। एक समुच्चय ए दिया गया 1 4 9 16 25 इसके एलिमेंट हैं। इन अवयवों को इस समुच्चय के बारे में ऐसे कहा गया है कि इस समुच्चय को नियम या निर्माण विधि से प्रकट कीजिए। हालांकि ये समुच्चय सारणीय विधि से दिखाया गया है। तो इसके अवयवों पर नजर रखें कि 1 4 9 16 24 क्या है। ये हमको लगता है कि प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको अगर नियम विधि से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, x सच है, x = n स्क्वायर। जबकि n क्या है, n नेचुरल नंबर। वैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल n से नोट करेंगे। तो n एलिमेंट ऑफ n ऐसे लिखते हैं, जैसा कि नोटेशन अभी आपको इसी वीडियो में बताएं। ये संकेतन क्या प्रकट करता है, n नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4। तो x की वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये x 1 4 9 16 25 ऐसे मिल रहा है। तो इस समुच्चय का ये वाला जो मेथड है वो सारणीय या रोस्टर विधि से प्रकट किया गया है, और ये मेथड क्या है आपका नियम या निर्माण या गुण विधि से प्रकट किया गया है। तो बच्चों इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप समुच्चय क्या है ये समझ चुके होंगे, समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं इस बात को भी समझ गए, और इसका सारणीय विधि और नियम विधि क्या है इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो ओके, इतना आप नोट करें। इसके बाद हम अगला वीडियो आपका 1.1 का देखें।